हे गाइस, दिस इज टीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डे 33 पार्ट 8 ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, डे 33 पार्ट 8 ऑफ कैपिटल गेन। अब अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है उसको हम चार्ट बुक के थ्रू देखेंगे क्या क्या पढ़ लिया है। तो दिस इज आवर पेज नंबर 1 विच वाज बेसिक ऑफ आर कैपिटल गेन। ये आपको बेसिक बताता है कि कैपिटल गेन का जो मैकेनिज्म है ना सर, वो क्या है। कैपिटल गेन के अंदर वर्ड्स, डेफिनेशंस, वो सब क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला पेज जो आपको बताता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और सेक्शन 47 जो है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पेज जो है वो क्या है आपका एक्सेप्शन टू सेक्शन 45, दैट इज योर चार्जिंग सेक्शन। इसमें जो है ये वाला पोर्शन जो है जेडीए, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट वाला जो है वो हम काट सकते हैं, क्योंकि ये सीए इंटर लेवल पे ये एप्लीकेबल नहीं है। एग्जीक्यूटिव और मतलब सीएमए इंटरमीडिएट, तो इंटर लेवल पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन लोगों ने पढ़ा था एफवीओसी से रिलेटेड जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो पढ़ा था। फिर स्लम सेल का प्रोविजन है और एक है रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, कि वैल्यूएशन ऑफिसर को केस जो है वो कब रेफर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बायबैक ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन और एक्सेप्शन टू सेक्शन 48। बायबैक का चार्ट मैं आप लोग को भेज दूंगी जो हमने अपडेट किया हुआ है, तो आप लोग उसको बना लेना। ठीक है, वो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगी। उसके बाद टैक्सेशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सेशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी। टैक्सेशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी क्या होता है ना दोस्तों, कि अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन के अंदर मेजरली किन किन टाइप की प्रॉपर्टीज में हमारे को क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक तो आता है सर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन हो गया, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में अब उसका सेल भी आ सकता है और कंपलसरी एक्विजिशन भी आ सकता है। ठीक है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो एक हमारा केस आता है जिसमें बात करते हैं क्या, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, जो अभी लोग अभी पढ़ने वाले हैं। शेयर सिक्योरिटी में अब उसका भी सेल हो सकता है, या शेयर सिक्योरिटी में और भी केसेस होते हैं जैसे कि बायबैक हो सकता है, लिक्विडेशन हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा एक जो केस आता है वो आता है मूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब अगर शेयर्स और सिक्योरिटी और ये बायबैक और लिक्विडेशन को हम एक स्पेसिफिक केस भी ले ले, तो यहां पर तीन जो केस है सर वो तो मेजरली डील किए जाएंगे ही। तो तीन केस कौन कौन से हैं, तो एक है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, एक है शेयर्स एंड सिक्योरिटी का और दूसरा है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी का। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्सेशन का जो प्रोविजन है वो जो है वो एक हम लोग को याद रखना है, इसको सॉल्व करते हैं। शेयर सिक्योरिटी हम टॉपिक पढ़ेंगे कि कितने टाइप के शेयर होते हैं, ओरिजिनल शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो हमको कैसे करना है। और फिर जो बैलेंस बची हुई प्रॉपर्टीज है उनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करना है। ठीक है, तो बैलेंस जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसमें तो कुछ नहीं, नॉर्मल एफबीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो सारी चीजें। तो जो स्पेशल केस है वो किन दोनों का है, तो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी का है और दूसरा किसका है सर, शेयर्स एंड सिक्योरिटी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी तो इजी है कि जो इन दोनों में से जो बच गया वो किस में चला जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो नाउ कम टू अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टैक्सेशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब शेयर्स और सिक्योरिटी में हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये है आपका वन ओरिजिनल शेयर, ये है आपका टू बोनस शेयर
ये है थर्ड आपका राइट शेयर और ये है आपका फोर्थ, दैट इज कॉल्ड एज राइट एंटाइटलमेंट। ठीक है, अब ओरिजिनल शेयर, तो ओरिजिनल शेयर की ना सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या हो, ठीक है। तो वापस से सुनना कि जो ओरिजिनल शेयर है, ओरिजिनल शेयर मतलब कि नॉर्मली जो आपने शेयर एक्वायर किया है किसी भी कंपनी का। अब ओरिजिनल शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे निकालोगे, तो अगर वो एक्वायर्ड है बिफोर 1/4/2001 तो उस केस में आप लोगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हाई। ठीक है, तो अगर शेयर्स एक्वायर्ड है 1/4/2001 से पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हाई। बट अगर शेयर्स एक्वायर्ड है ऑन और आफ्टर 1/4/2001 तो हम लोग का जो एक्चुअल परचेज प्राइस है ना वो हम लोग को ले लेना। ठीक है, जो एक्चुअल परचेज प्राइस है ना वो हम लोग को ले लेना। तो ये हो गया सर किसका, ओरिजिनल शेयर का। कम ऑन, ओरिजिनल शेयर अगर एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 तो फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर, और अगर एक्वायर्ड एज ऑन 1/4/2001 और आफ्टर तो उस केस में होगा आपका एक्चुअल परचेज प्राइस। ठीक है, फिर सेकेंड शेयर कौन सा है सर आपका, तो सेकेंड शेयर है आपका बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया क्या होता है सर बोनस शेयर? बोनस शेयर का मतलब होता है जो शेयर्स आपको फ्री में मिला है, बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप किसी कंपनी के क्या हो, शेयर होल्डर हो और आपको कुछ शेयर्स जो है वो फ्री में दिए गए हैं क्योंकि आपने पहले शेयर्स होल्ड किए थे, तो उसको बोलते हैं क्या, बोनस शेयर्स। तो अगर वो एक्वायर्ड है बिफोर 1/4/2001 तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। इसको जो है वो एक्चुअली एक ही पॉइंट है तो इसको अपन जो है वो हटा भी सकते हैं। ठीक है, अगर एक्वायर्ड है बिफोर 1/4/2001 तो फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर 2001 या उसके बाद एक्वायर्ड है तो आपको लेना है क्या, नील। कम ऑन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। ठीक है, बोनस शेयर के बारे में बोलूंगी कि बोनस शेयर एक्वायर्ड 2001 से पहले। सी अगर मैं कोई भी सन बोल रही हूँ तो आपको 1/4 ही समझना है। तो अगर 2001 से पहले एक्वायर्ड है तो फिर क्या लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू। अगर 2001 या उसके बाद एक्वायर्ड है तो फिर क्या लेंगे अपन, नील। ठीक है, तो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका, बोनस शेयर्स का। उसके बाद नेक्स्ट है क्या सर, राइट शेयर। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपको मौका दिया जा रहा है कि आप सस्ते में उस कंपनी के और शेयर्स खरीद सकते हो तो उसको बोलते हैं राइट शेयर। ठीक है, तो राइट शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपने पहले पढ़ रखा है, क्या है वो सर, एक्चुअल कॉस्ट, जितने में आप खरीद रहे हो वो आपकी कॉस्ट है। और राइट एंटाइटलमेंट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, तो वो होता है नील, क्योंकि ये तो आपको फ्री में मिला है ना, राइट तो आपको एंटाइटल हुआ है तो राइट तो फ्री में मिला है, तो राइट एंटाइटलमेंट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या होगा, नील। राइट एंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है, राइट एंटाइटलमेंट एक हक है। राइट एंटाइटलमेंट आपको एक राइट दिया जा रहा है कि आप अपनी कंपनी का शेयर्स जो है वो खरीद सकते हो। तो आपको अगर फॉर एग्जांपल राइट दिया जा रहा है कि आप सस्ते में खरीद सकते हो 2000 शेयर, तो वो राइट है ना, उसको आप बेच के पैसा कमा रहे हो तो उसको बोलेंगे राइट एंटाइटलमेंट। ठीक है, अगर वो राइट आपके पास है तो वो राइट एंटाइटलमेंट है, उसको आप बेचोगे तो वो आप अपन सेल वैल्यू ले लेंगे माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि क्या होगी, nil। ठीक है, तो वापस से हमारे पास शेयर जो है वो चार कैटेगरी के आपको डील करने हैं। एक है आपका ओरिजिनल शेयर, दूसरा है आपका बोनस शेयर, तीसरा है आपका राइट शेयर, चौथा है आपका राइट एंटाइटलमेंट। ठीक है, ओरिजिनल शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर एक्वायर्ड है 2001 से पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, अगर एक्वायर्ड है 1/4/2001 या उसके बाद तो उस केस में सर आप लोगे क्या, परचेज प्राइस। ठीक है, बोनस शेयर की अगर मैं बात करूं तो अगर 2001 से पहले एक्वायर्ड है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। अगर 1/4/2001 के बाद एक्वायर्ड है तो क्या हो गया, नील। नील नील ये याद रखना है, 2001 से पहले फेयर मार्केट वैल्यू, बाद में क्या लोगे, नील। राइट शेयर का लोगे एक्चुअल कॉस्ट, राइट एंटाइटलमेंट का भी क्या लोगे, नील। तो राइट एंटाइटलमेंट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, नील। ठीक है, ये अपन लोगों ने भी क्या सीख लिया सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लिया। अब
कोई भी एसेट जो पहले आपको कैपिटल गेन निकालने के लिए, अगर आप किसी भी एसेट का कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे चेक करते हैं? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो फर्स्ट पेज का जो टेबल था 12 महीने और 24 महीने, तो उससे आप चेक करोगे क्या कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उसका जो टैक्सेशन होगा वो सिर्फ दो ही सेक्शन में हो सकता है, या तो सर वो 112A में होगा या तो सर वो 112 में होगा। ठीक है, वापस से, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है सर तो उसका टैक्सेशन सिर्फ दो ही सेक्शन में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कि या तो 112A में होगा या तो 112 में होगा। कि अगर अब 112A में कब होगा? तो 112A में होगा अगर वो इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है। अगर वो इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, एंड ऑल द थ्री आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो तीनों शेयर्स है वो क्या होना चाहिए? लिस्टेड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। तो उस केस में वो किस में आ जाएगा? 112A में आएगा। ठीक है, और अगर 112A में नहीं आ रहा है तो फिर किस में आ जाएगा? 112 में आ जाएगा। ठीक है, तो वापस से आपको चेक करना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो क्या वो 112A में टैक्सेबल होगा कि 112 में होगा? 112A में कब होगा? अगर वो इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है और लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो 112A में टैक्सेबल होगा। और अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर किस में हो जाएगा? 112 में होगा। ठीक है, अब अगर 112A में टैक्सेबल करना है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होगा? तो ट्रीटमेंट होगा, आपको लेना पड़ेगा क्या? FVOC, जो कि आपकी सेल वैल्यू, वो ले लोगे शेयर्स की, माइनस करोगे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 112A का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या? 112 का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है? तो आपको देखना है कि क्या वो एक्वायर हुआ है अप टू 31/1/2018। मैम 31/1/2018 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ना इससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो आपका शेयर सिक्योरिटी का गेन होता था ना, मतलब 112 वाला, वो एग्जेम्प्ट होता था। तो इसमें जो टैक्स आया वो कब से आया? 1 फरवरी से आया। तो सरकार क्या चाहती है कि इस दिन तक की जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना उसको एग्जेम्प्ट कर दे। क्या बोलते हैं कि इस दिन तक की जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना उसको क्या करना चाहती है सरकार? एग्जेम्प्ट। और आपको क्या करने देना चाहती है? फायदा। क्योंकि अगर आपने यहां तक होल्ड किया है लेकिन बेचा नहीं है तो फिर आपको तो यहां तक के प्रॉफिट में भी टैक्स देना पड़ जाता। इसलिए सरकार बोलती नहीं, इस दिन तक की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देती हूँ। इस दिन तक की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करती हूँ। फिर इस दिन के बाद से जो आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है सिर्फ आप उसमें जो है वो टैक्स दे दो। ठीक है, लेकिन आपने एक्वायर ही इसके बाद किया, खरीदा 31/1 के बाद है, तो क्या आपको इसका कोई फायदा मिलने वाला है? नहीं। तो आप क्या लोगे? एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा मिक्सिंग लग रहा हो ना तो इसको ऐसे ले लेना, कि डब्बे को ऐसे कर लेना। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी या तो इधर से आएगी या तो इधर से आएगी। तो अगर इधर से आएगी तो एक्चुअल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/18 और सेल वैल्यू। तो ये ए और बी विच एवर इज लोअर और 1 और 2 विच एवर इज हायर। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर बाद में है तो आप क्या लोगे? एक्चुअल कॉस्ट। जो भी होगा उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5% अबव 1,25,000, अबव 1,25,000। मतलब 1,25,000 तक का जो कैपिटल गेन होता है सर वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। आई होप आई एम क्लियर? यस। वापस से FVOC ले लेंगे माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर एक्वायर हुआ है अप टू 31 जनवरी 2018 तो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूंगी, फर्स्ट में एक्चुअल कॉस्ट, सेकंड का ए फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/18 और सेल वैल्यू।
ए और बी विच एवर इज लोअर, 1 और 2 विच एवर इज हायर, ठीक है। और अगर 31 से 18 के बाद एक्वायर किया गया तो अपन ले लेंगे क्या, एक्चुअल कॉस्ट, जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। इसका टैक्स रेट है 12.5% अबव 1,25,000, मतलब 1,25,000 तक का गेन जो है वो क्या है सर, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका 112, तो एनी एसेट अदर देन 112A एसेट, कि कोई भी एसेट अदर देन 112A एसेट किस में आ जाती है, 112 में आ जाती है। तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या तो 112A में टैक्सेबल होगी और नहीं हुई तो किस में होगी, 112 में हो जाएगी। टैक्स रेट कितना है, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, कि आपको बिना इंडेक्सेशन के क्या करना है, उसको टैक्सेबल करना है। बट अब इसमें ना सर दोनों आता है, इसमें जो है वो दोनों एसेट आती है, मतलब इसमें मूवेबल एसेट भी आती है और इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, ठीक है। तो अगर वो मूवेबल एसेट है तो उसमें तो नो इंडेक्सेशन, कभी हो ही नहीं सकता। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऑप्शनल इंडेक्सेशन का प्रोविजन जो है वो है, लेकिन वो कब है सर, वो सिर्फ टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम है, नॉर्मल केस में नहीं, ठीक है। तो 112 में दो एसेट होती है, एक होगी आपकी मूवेबल एसेट, दूसरी होगी आपकी इमूवेबल एसेट। तो मूवेबल में तो नो इंडेक्सेशन, लेकिन इमूवेबल में ऑप्शनल इंडेक्सेशन का प्रोविजन है, ठीक है। तो ऑप्शनल इंडेक्सेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंडेक्सेशन के। तो यहां पर आपका 20% आपको टैक्स रेट लेना पड़ेगा अगर आप इंडेक्सेशन ऑप्ट करते हो तो, और अगर आप इंडेक्सेशन ऑप्ट नहीं करते हो तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। ये डायरेक्ट है, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं, जैसे यहाँ पर है ना 12.5% अबव 1,25,000, ऐसी कोई भी एग्जेम्पशन यहाँ पर नहीं है। इसमें से आप इसको ऐसे एक लाइन सीधा बना सकते हो कि ये इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका किसका, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का, दोनों जो सेक्शन है वो डील हो चुके हैं। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद बात करेंगे किसकी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो वो भी दो ही सेक्शन में टैक्सेबल होगी, या तो वो 111A में होगी या तो वो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। तो पहले ये चेक करेंगे, इसमें आया तो ठीक है, नहीं तो फिर किधर चला जाएगा, अदर्स में चला जाएगा, ठीक है। अब 111A में भी ना सर क्या एसेट है, 3 एसेट है, ठीक है। तो पहली कौन सी है आपकी, इक्विटी शेयर्स है, दूसरी कौन सी है आपकी, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है, और तीसरी कौन सी है आपकी, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है। तो सर ये भी तो सेम है ना, मतलब ये भी तो 112A की तरह सेम है, तो फिर इसको यहां क्यों टैक्सेबल किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये तीनों एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो टैक्सेबल होगी 111A में, और अगर यही तीनों एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुई तो वो टैक्सेबल होगी कहां पर, 112A में, ठीक है। वापस से, अगर ये तीन एसेट जो है वो क्या है, लॉन्ग टर्म है तो 112A, शॉर्ट टर्म है तो 111A, ठीक है। ये भी क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलता है ये, आपको लेना क्या है, एफपीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैम कोई क्या स्पेशल प्रोविजन लगेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, इंडेक्सेशन लगेगा, नहीं, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आपको माइनस कर देना है, क्योंकि इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म का प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म का प्रोविजन नहीं है, और शेयर्स के लिए तो और भी नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट अंडर सेक्शन 111A, इसको अंडर सेक्शन 11A, ठीक है। टैक्स रेट कितना है आपका, 20%, ठीक है। तो ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो 111A का टैक्स रेट कितना हो गया, 20%। अब अदर एसेट, एनी एसेट अदर देन 111, जो 111A में नहीं आती वो किस में आती है, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में आती है। क्या इसका कोई सेक्शन नहीं है, नहीं, इसका कोई सेक्शन नहीं है। यहाँ पे भी आप एफपीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये किससे टैक्सेबल होगा सर, स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो कैपिटल गेन में ना टोटल 4 टाइप की इनकम है, तो टोटल चार टाइप की
इनकम है। एक है आपकी 112A वाला टैक्सेशन, एक है आपका 112 वाला, एक है आपका 111A वाला और एक है आपका अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल वाला। तो इसका टैक्सेशन तो स्पेशल रेट में हो रहा है, इसका भी टैक्सेशन स्पेशल रेट में हो रहा है कि 20% फिक्स कर दिया गया है विदाउट इंडेक्सेशन और 12.5% विद इंडेक्सेशन, नहीं सॉरी 12.5% विदाउट और 20% विद, और यहाँ पे भी टैक्स रेट 20% और यहाँ पर है स्लैब रेट। तो ये जो 112 है ये स्पेशल इनकम है, 112 भी स्पेशल इनकम है, 111A भी स्पेशल इनकम है, बट ये अदर वाला जो है वो स्पेशल इनकम नहीं। ठीक है, तो कैपिटल गेन में 4 तरीके की इनकम है जिसमें से 3 ही स्पेशल इनकम है, 3 ही स्पेशल रेट, क्योंकि तीनों का ही स्पेशल रेट है। क्या इसका कोई स्पेशल रेट है? नहीं, ये तो स्लैब रेट से टैक्सेबल हो रही है। तो ये स्पेशल इनकम नहीं, ये जनरल इनकम, और ये तीनों जो है वो क्या है? स्पेशल इनकम है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, ध्यान से देख लो, आपको याद हो जाना चाहिए कि शेयर सिक्योरिटी में सबसे पहले आप देखोगे कौन सा शेयर, ओरिजिनल शेयर है, बोनस शेयर है, राइट शेयर, राइट एंटाइटलमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओरिजिनल शेयर का 2001 से पहले एक्वायर्ड है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001 तो क्या होगा आपका परचेज प्राइस। फिर नेक्स्ट है आपका क्या सर? बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के केस में एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 तो फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर 2001 या उसके बाद एक्वायर किया तो क्या लोगे? निल। राइट शेयर में क्या लोगे? राइट शेयर में लोगे सर आप एक्चुअल कॉस्ट। राइट एंटाइटलमेंट में क्या लोगे? तो आप क्या लोगे? निल। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर आप देखोगे तो 112A और 112, तो अगर 112A में किसको टैक्सेशन होगा? इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो कि लिस्टेड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। मैम आप बार बार क्यों बोल रहे हो? बार बार बोल रहे हो तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। ठीक है, लिस्टेड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। ट्रीटमेंट कैसे होगा? एफपीओसी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखना है 31/1/18 से पहले या बाद है? पहले है तो आपको लेना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू और सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो लोअर आएगा, और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर वो ले लेंगे। और यहाँ पर अगर बाद है तो अपन क्या लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट वो ले लेंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स रेट क्या है बेटा इसका? टैक्स रेट है इसका 12.5% अबव 1,25,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनी एसेट अदर देन 112 एसेट, तो उस केस में आपका है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, 12.5% है विदाउट इंडेक्सेशन। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? ऑप्शनल इंडेक्सेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर क्या मिलता है? आपको ऑप्शन मिलता है। फिर इधर है सेम, अगर ये वाली एसेट शॉर्ट टर्म होगी तो 111A में टैक्सेबल होगी और शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं होता है, और अगर इसमें भी नहीं आई तो बची हुई एसेट कहाँ टैक्सेबल होगी? यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ये आपका चार्ट हो। अब यहाँ पर ना मैंने नोट लिखा है, तो पहले नोट याद कर लो। नोट की क्या लाइन है? फॉलोइंग बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट्स। फॉलोइंग बेनिफिट नॉन रेसिडेंट्स को अवेलेबल नहीं होते। तो ये दो पॉइंट आपको रट लेना अपने दिमाग के अंदर। क्या रटना है? पहली बात तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट याद आ गया? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऑप्शनल का, और डिफॉल्ट का है 4 लाख। ठीक है, तो इज नॉट अवेलेबल, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन फॉलोइंग आर नॉट अवेलेबल। क्या? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन केस ऑफ 112A, 112 एंड 111A, मतलब स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। किसको बेटा? नॉन रेसिडेंट्स को। रेसिडेंट को मिलता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, वापस से बोलना चाह रही हूँ कि बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता है इन केस ऑफ स्पेशल इनकम। 112A, 112 एंड 111A के अगेंस्ट में नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा, रेसिडेंट को मिल जाएगा। ठीक है, और रीबेट इज नॉट अवेलेबल टुवर्ड्स ऑल इनकम। रीबेट मिलती भी नहीं है किसी भी इनकम के अगेंस्ट में। तो जो आपको ऑप्शन में मिल रही है ना 5 लाख तक और डिफॉल्ट में मिल रही 12 लाख तक, तो वो नॉन रेसिडेंट्स को मिलती ही नहीं है। रिबेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? रेसिडेंट्स के लिए, नॉन रेसिडेंट्स के लिए नहीं है। वापस से रिपीट कर देती हूँ, 2 लाइन जो अपने दिमाग में रट लेना है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं अवेलेबल है अगेंस्ट द स्पेशल इनकम नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट को मिलता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है सर, रीबेट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टूवर्ड्स ऑल इनकम।
कि रिबेट जो है वो नहीं मिलेगी। किस में नहीं मिलेगी? तो किसी भी इनकम के अगेंस्ट में रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि रिबेट सिर्फ किसको मिलती है? रेसिडेंट्स को। ठीक है, यहां तक हो गया अपना। उसके बाद यहां पर ना हम लोगों ने एक ये क्या बनाया है, कंपैरिजन का टेबल बना दिया है। इसको हटा देती हूँ। अब टेबल जो है वो क्या बोलता है? तो टेबल ये बोलता है क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में मिलेगी? तो ये जो है वो क्या है? 112A है। ये जो है वो क्या है? 112 है। ये जो है वो क्या है? 111A है। ये आपका अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अब आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीजें हैं। एक बार हाईलाइट भी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात किसकी चल रही है? दिस टेबल इज फॉर रेसिडेंट्स। दिस टेबल इज फॉर रेसिडेंट्स, कि रेसिडेंट्स के लिए है ये टेबल। ठीक है, अब तो यहां पर क्या है? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या रेसिडेंट को मिलती है स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में? ध्यान से देखना, ये टेबल है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या रेसिडेंट को मिलती है? क्या बोलते हैं? स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में? तो हाँ मिलती है, रेसिडेंट को तो मिलती है, तो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में मिलेगी, और अदर इनकम के अगेंस्ट में तो मिलती है। ठीक है, क्या रीबेट मिलती है? तो रीबेट ना सर, ये जो है ना वो क्या है? ऑप्शनल टैक्स रिजीम, पुरानी वाली टैक्स रिजीम। और नीचे अपन बना रहे हैं क्या? 115 BAC, दैट इज योर न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, तो अगर बात करें किसकी? ऑप्शनल टैक्स रिजीम की, तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में ना सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट में नहीं मिलेगा? तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इसके अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? 112A के अगेंस्ट में। लेकिन 112 के अगेंस्ट में मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। 111A के अगेंस्ट में मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। अदर इनकम के अगेंस्ट में मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं 115 BAC, जहां पर लिमिट 12 लाख हो गई है, ठीक है, तो यहां पर लिमिट कितनी हो गई? 12 लाख। यहां पर ऑप्शनल में लिमिट कितनी है? 5 लाख। तो 5 लाख वाले ऑप्शनल के केस में 112A के अगेंस्ट में नहीं मिलता, बाकी सबके अगेंस्ट में मिल जाता है। लेकिन 115BAC के केस में ना सर, ऑप्शनल स्कीम में नहीं मिलता है स्पेशल इनकम को। ठीक है, रेसिडेंट्स को भी नहीं मिलता है, तो यहां पर भी नहीं मिलेगा, यहां पर भी नहीं मिलेगा, यहां पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ येलो कलर से। 115BAC में स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपकी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके अगेंस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A की। जो चैप्टर 6A की डिडक्शन है ना, उस वो कहां कहां पर मिलेगी? तो वो मिल जाएगी, वो भी स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलती, बाकी के अगेंस्ट में मिल जाएगी। तो वो किस में नहीं मिलेगी? स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी रेसिडेंट्स को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि अगर मैं बात करूं किसकी? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है आपका वो 112A, 112, 111A अदर सब में मिल जाएगा। किसको? रेसिडेंट को। रीबेट ऑप्शनल टैक्स रिजीम में सिर्फ 112A अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, और 115BAC में स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा। और डिडक्शन चैप्टर 6 जो है वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा। ये सब प्रोविजन किसके लिए बनाए हमने? रेसिडेंट्स के लिए बनाए। I hope I'm clear. Yes. So this is the provision regarding what your taxation of shares and security. अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो इस चार्ट को अगर आप सामने रखेंगे ना, तो आपका कंफ्यूजन जो है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, और आपके दिमाग में सारी चीजें जो है वो छपना चालू हो जाएगी, और क्लैरिटी आएगी आपके प्रोविजन को। ठीक है मैम, इस साइड में जो डब्बा बना हुआ है वो क्या है? डब्बा जो बना हुआ है वो डब्बा है मतलब इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जब आप सुनते हो ना, तो वो क्या होता है? आपने 3 एसेट पढ़ी कि 112A में ना 3 एसेट होती है। कौन कौन सी 3 एसेट? सर एक होती है इक्विटी शेयर, एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, और एक होता है
यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट। इक्विटी शेयर मतलब किसी कंपनी का क्या है, शेयर है। इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स मतलब जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो ना, तो उसकी ओनरशिप रिप्रेजेंट करती है क्या, यूनिट्स। तो म्यूचुअल फंड के केस में अपन वर्ड्स क्या यूज करते हैं, यूनिट्स। तो आपको क्या मिल रहा है, यूनिट्स मिल रहे हैं। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मिल रहा है तो 112A है। अगर डेट ओरिएंटेड मिल रहा है तो वो अदर है। मतलब क्या म्यूचुअल फंड के भी टाइप होते हैं, जी हाँ। म्यूचुअल फंड आपका इक्विटी ओरिएंटेड हो सकता है, डेट ओरिएंटेड हो सकता है, या तो फिर आपका क्या बोलते हैं मिक्स हो सकता है, जहां पे इक्विटी और डेट दोनों। तो सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आता है किसमें, 112A। और ये यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये जो है वो बिजनेस ट्रस्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके अगर आप यूनिट्स लेते हो तो फिर वो किस में आता है, 112A में। ठीक है। अब इक्विटी ओरिएंटेड फंड की जो कंडीशन है ना सर, वो क्या है। तो एक फंड जो कि सेटअप है एज अ म्यूचुअल फंड, एक फंड जो कि सेटअप है म्यूचुअल फंड में अंडर ए स्कीम ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। जो इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम में है वो क्या है बेटा, यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अगर आप नॉर्मल ले लो तो नॉर्मल भी म्यूचुअल फंड आ जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी वाला म्यूचुअल फंड भी चल जाएगा। तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड भी चलेगा और इंश्योरेंस कंपनी वाला म्यूचुअल फंड भी चलेगा। इंश्योरेंस कंपनी वाला क्यों कवर कर रहे हैं बेटा, तो वो कवर कर रहे हैं किसके लिए, यूलिप के लिए, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर 1010D, जिसको सेक्शन 1010D में एग्जेम्पशन नहीं है। 1010D क्या है, तो 1010D है 1010D मेच्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेच्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ना इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी पे क्या देते हैं बेटा, ये लोग एग्जेम्पशन देते हैं। तो उस सेक्शन का नाम क्या है, सेक्शन 1010D। 1010D एग्जेम्पशन देता है किसमें, मेच्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब तो जो कि 1010D में एग्जाम नहीं है, विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी ओरिएंटेड फंड, उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो है वो मान लिया जाएगा इफ इट सैटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। तो अगर कोई फंड जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, या तो सेकंड केस में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, ठीक है। Where a fund invest in the units of another fund and that is traded on recognized stock exchange, ठीक है। एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल प्रोसीड्स ऑफ सच फंड मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द यूनिट्स ऑफ दैट अदर ट्रेडेड फंड, ठीक है। कि आपको एटलीस्ट 90% जो है वो अपने टोटल प्रोसीड्स का इन्वेस्ट करना पड़े। मतलब ये जो मेरा ए म्यूचुअल फंड है वो अपना 90% प्रोसीड्स जो है वो बी म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, और जो बी म्यूचुअल फंड है वो ट्रेडेड है कहां पर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। वो ट्रेडेड है कहां पर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड है। तो ये हमारी पहली कंडीशन है कि एक म्यूचुअल फंड अपना 90% ऑफ द प्रोसीड्स दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, क्या बोलते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। एंड ये तो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। दूसरा, सच अदर फंड also invest a minimum of 90% of total proceeds in equity shares of domestic company listed on recognized stock exchange। अब ये जो B है ना, ये क्या कर रहा है, ये A क्या बोलते हैं, अपना 90% प्रोसीड्स, कितना, अपना 90% प्रोसीड डाल रहा है किसमें, डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स में, ठीक है, जो कि लिस्टेड है कहां पर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, एक म्यूचुअल फंड जो अपना 90% ऑफ द प्रोसीड्स कोई दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल रहा है जो कि लिस्टेड रिक्वायर्ड सेक्शन में, और ये अपना 90% प्रोसीड्स डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में डाल रहा है जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो जो ए म्यूचुअल फंड है वो क्या बन जाएगा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन एनी अदर केस, सेकेंड केस में क्या होगा, a minimum of 65% of total proceeds of the fund must be invested in equity shares of domestic company listed on recognized stock exchange। कि अगर कोई एक है, फॉर एग्जांपल ए म्यूचुअल फंड जो है वो अपना 90% प्रोसीड्स जो है वो इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में डाल रहा है,
जो कि लिस्टेड है कहाँ पर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो फिर ये क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, सॉरी 65%। 65% जो है वो डोमेस्टिक इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में डाल रहा है, तो फिर वो क्या है, ए जो है वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा आपका इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो अगर आप देखोगे तो पहले वाले केस की डेफिनेशन के हिसाब से ए जो है वो बन चुका है क्या, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बट बी भी तो बन गया ना इक्विटी ओरिएंटेड फंड, क्योंकि बी जो है वो क्या कर रहा है, सेकेंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 65% डालना है, बट इसने कितना डाल दिया, 90% डाल दिया, तो बी भी जो है वो ये वाली कंडीशन की वजह से इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। ठीक है, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड की डेफिनेशन जो है बेटा वो ये है। अब मेथड ऑफ कैलकुलेशन कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो कैलकुलेट करेंगे अपन द परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग और यूनिट्स हेल्ड, द परसेंटेज ऑफ व्हाट योर इक्विटी शेयर होल्डिंग एंड यूनिट्स हेल्ड as applicable shall be calculated using annual average of monthly average of opening and closing figure। ठीक है, आपको कैसे लेना है, एनुअल एवरेज ऑफ द मंथली एवरेजेस ऑफ, मतलब ओपनिंग का मंथली एवरेज लेना है और क्लोजिंग का मंथली एवरेज लेना है, फिर उसका एनुअल एवरेज करना है। ठीक है, मतलब एक अगर कोई मंथ है, फॉर एग्जांपल मान लो जुलाई मंथ है, जुलाई क्यों ले रहे मैम, मेरा बर्थडे है जुलाई, ठीक है, जुलाई मंथ है, तो जुलाई के जितने भी ओपनिंग है, ठीक है, जब डे स्टार्ट हुआ उसका पूरा ओपनिंग 1 से 30 तक, 1 से 31 तक सॉरी, और क्लोजिंग जी पूरे उसका, पहले इसका एवरेज निकालेंगे, वैसे ही हर महीने का एवरेज लेके फिर उसका एनुअल एवरेज निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर यूलिप, कि यूलिप के लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, दैट इज यूनिट लिप इंश्योरेंस प्लान वेयर एग्जाम्पशन अंडर 1010D डज नॉट अप्लाई। हाँ 1010D की एग्जाम्पशन नहीं मिल रही है। फॉर यूलिप स्कीम डू नॉट क्वालिफाइड फॉर एग्जाम्पशन अंडर 1010D अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ 90% और 65% एज एप्लीकेबल अंडर क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 अबव must be satisfied throughout the entire term of insurance policy। ये जो 90% का रेशो है और इस 65% वाला जो रेशो पर कंडीशन, वो आपको थ्रू आउट द एंटायर टर्म ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी जो वो सेटिस्फाई करना है टू कैटेगराइज एज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ठीक है, यूलिप क्या होता है, यूलिप आपको समझा देती हूँ, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो यूलिप जो है वो एक कॉम्बिनेशन है किसका, इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई प्रीमियम देते हो और प्रीमियम जो है बोल रहे इंश्योरेंस पॉलिसी में जाएगा 20% और बचा हुआ 80% जो वो इन्वेस्ट कर देते हो किसमें, म्यूचुअल फंड में, तो अगर आपको कोई लाइफ अनसर्टेनिटी आती है तो आपको ये वाला पैसा तो मिल ही जाएगा, प्लस अगर आपकी लाइफ सर्टेन भी रहती है तो आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी जो है आजकल इंश्योरेंस कंपनी देख रही है। इसलिए उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लाया है कि आपको अगर नॉलेज नहीं है यूलिप के बारे में, बाकी सारी चीजों के बारे में, तो उस केस में मैं आप क्या करते हैं, हम आपके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो ला सकते हैं और आपको बेस्ट रिटर्न जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट योर इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो अभी अपन लोगों ने क्या किया है सर, अभी अपन लोगों ने खत्म कर लिया टैक्सेशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी। अब अपन जाएंगे किसमें, सवालों में। क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्ट करें। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 45 6.10 जो टॉपिक है वो किसके लिए, शेयर्स और सिक्योरिटी के लिए ही है। क्या बोलता है ये, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 45, ध्यान से सुनना क्या बोलता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टैक्सेबल कैपिटल गेन। क्या निकालना है, टैक्सेबल कैपिटल गेन। नाउ एक्स हैज एक्वायर्ड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑन 1/4/2017 फॉर ₹15 लाख।
STT पेड 0.1%, मतलब शेयर्स जो है वो क्या है बेटा, लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एज ऑन 31/1/18 वॉज क्या है, 15,25,000। ही सोल्ड दी शेयर्स ऑन 25/8/2025 फॉर ₹16,75,000, ठीक है। अब STT paid is 0.1%, brokerage expenses is 0.5% of the sale consideration, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, टैक्सेबल कैपिटल गेन। अब कोई भी क्वेश्चन जो है वो 112A में क्लासिफाई करेगा कि 112 में करेगा। तो पहली बात तो ये क्या है बेटा, इक्विटी शेयर्स है। तो अगर इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, और अगर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, और अगर वो क्या है, लिस्टेड है, तो वो किस में आ जाएगा, 112A में। तो हमेशा हम लोग को क्या देखना है सबसे पहले, कि क्या वो इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है। क्या ये 112A एसेट है, हाँ है। क्या वो लिस्टेड है, हाँ है, 112A लगा दो। नहीं है, 112 लगा दो, ठीक है। तो क्या इक्विटी शेयर है, बिल्कुल है, तो अपने में क्या लग जाएगा, 112A लग जाएगा। इससे पहले एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये जो लिस्टेड है ना, मैं इसलिए ऐसा सिखाया है क्योंकि ये बहुत इजी होता है, बट एक्चुअल प्रोविजन मैंने आपको डे 1 में पढ़ाया था कि STT की रिक्वायरमेंट है। STT की रिक्वायरमेंट किस तरीके से, कि 112A एसेट क्या कब क्वालिफाई करती है, कब आप बोलोगे कोई एसेट जो है वो 112A में आएगी, ये जो है वो हमारा प्रोविजन है। प्रोविजन क्या बोलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अगर इन तीन एसेट्स में, सॉरी, अगर इन तीन एसेट्स के अंदर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपका 1,25,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्सेबल है। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सर कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन है कि STT पे होना चाहिए, ऑन एक्विजिशन में भी होना चाहिए और ट्रांसफर में भी होना चाहिए, किसके लिए, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर के एक्विजिशन में भी STT की कंडीशन है और ट्रांसफर में भी STT की कंडीशन है, ठीक है। बट इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स के केस में सिर्फ और सिर्फ किस में, ट्रांसफर में, कि इन दोनों के इन दोनों के केस में सिर्फ किस में है, ट्रांसफर में। ये बोलता है कि अगर सिर्फ ट्रांसफर में भी पे हुआ है इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में, तो भी वो क्या है, 112 है। तो क्या बोलते हैं कि अगर इक्विटी शेयर के एक्विजिशन प्लस ट्रांसफर दोनों में अगर STT पेड है तो 112 एसेट है। इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर ये दोनों के उसमें हुआ है तो ये क्या है आपका, ट्रांसफर में हुआ है दोनों के, तो वो भी क्या है, 112 एसेट है। मतलब यहाँ पर परचेज और सेल दोनों तरफ में STT पेड की कंडीशन है और यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर में। अच्छा, STT क्या होता है, तो STT का फुल फॉर्म है, हाँ जिनको नहीं पता है वो भी सुन लो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जब आप स्टॉक मार्केट में, मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट में जब डील करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है ट्रांजैक्शन पे, तो उसको बोलते हैं STT, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। तो एक STT होता है, एक CTT होता है। CTT का फुल फॉर्म होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किसके लिए होता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कमोडिटीज के लिए होता है। जब जहां पर आप शेयर सिक्योरिटी ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप कोई चीज ट्रेड कर रहे हो, मतलब कोई आइटम ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि आप कोई मेटल ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड सिल्वर ये सब ट्रेड कर रहे हो, या तो आप नॉर्मल जो है उस भी चीजों पे बेट लगा रहे हो, नॉर्मल जो चीजें जो है उस पे बेट कर रहे हो, जो चीज मतलब जो ऑनलाइन ट्रेड होती है, ठीक है। तो उसमें अगर कर रहे हो तो वो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, ठीक है। कौन लेता है, ये सरकार लेती है। और इससे आपको पता चलता है कि आप लिस्टेड हो, क्योंकि लिस्टेड है तभी लग रहा है, अनलिस्टेड में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पर ऐसा कुछ हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, 111A की, एक चीज और, 111A में क्या बोलता है कि STT पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ सच एसेट। तो अगर आप 111A में आते हो तो तीनों के सिर्फ ट्रांसफर में भी पे हुआ है तो चल जाए, ठीक है। तो अब हम आते हो अपने आंसर में, सॉरी क्वेश्चन बैंक में। तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन है, आप चाहे तो वापस रीड कर सकते हैं। और हमेशा आपको सॉल्व करते टाइम क्या ध्यान रखना है, क्या 112 एसेट है, क्या लिस्टेड है, 112 लगा दो, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर क्या आएगा आपका, 45, पेज नंबर है 60।
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, यही पूछा है क्वेश्चन में। फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। FVOC मतलब सेल वैल्यू कितनी है आपकी, 16,75,000 माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू 0.5% ऑफ सेल कंसिडरेशन बोल रहा है, तो यहाँ पर 16,75,000 इंटू 0.5% इज इक्वल्स टू 8375 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16,66,625। ठीक है, ये आपका है क्या, नेट कंसीडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्या ये एक्वायर्ड है 31/1/18 से पहले, तो जी हाँ एक्वायर्ड है। तो इफ एक्वायर्ड बिफोर 31/1/18, तो यहाँ पे अपन लेंगे, फर्स्ट लेंगे आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेकेंड अपन लेंगे ए में फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18, और बी लेंगे अपन सेल वैल्यू, ये और ये विचेवर इज लोअर, ये और ये विचेवर इज हायर। अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कितने में खरीदे गए थे शेयर्स, 15 लाख में, एंड एसटीटी बेसिस 0.1%। एसटीटी जो है वो कैपिटल गेन में अलाउ नहीं होता है, तो अपन नहीं लेंगे, मतलब एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट हो गया आपका, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर्स की 16,75,000, और सेल वैल्यू जो थी वो आपकी थी, नहीं ये तो सेल वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है आपकी 15,25,000। ठीक है, तो विच एवर इज लोअर 15-25 और विच एवर इज हायर 15-25, तो यहाँ पर आप माइनस कर दोगे 15,25,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो गया, तो आपका आ गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ठीक है, माइनस 15,25,000 इज इक्वल टू 1,41,625। ठीक है, ये आपका हो गया है क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब अगर टैक्स लाइबिलिटी निकालना हुआ तो क्या टैक्स लाइबिलिटी आएगी 0, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो ही माइनस हो जाएगी, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0। हाँ, अब ये है कि अगर ये एक्वायर हुई है कब, बिफोर 31/1/18, अगर एक्वायर हुई होती बाद में तो अपन क्या लेते, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 46 और 47 जो है वो बिल्कुल सेम है, तो आपको होमवर्क है 2 क्वेश्चंस का। ठीक है, कि आपको सॉल्व करना है, और आंसर जो है वो आंसर बुक से देख सकते हो, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपन किस में, इलस्ट्रेशन नंबर 48 में। क्या बोलता है ये, मिस्टर राजन,
Mr. Rajan provide the following detail with regards to sale of certain securities by him during the financial year 25-26, ठीक है। सोल्ड 1000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, बेटा तो क्या हो गया लिस्टेड, ठीक है। 5/4/2025 ₹650 पर शेयर। ए लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। These shares were acquired by Mr. Rajan on 5/4/17 for 100 per share. STT was paid both at the time of acquisition as well as at the time of transfer of such shares, which was affected through recognized stock exchange. On 31/1/18 the shares of A Limited were traded on recognized stock exchange as under, ठीक है कि A Limited के शेयर्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे थे। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट प्राइस दी हुई है 300, एवरेज दी हुई है 290 और लोवेस्ट दी हुई है 280, ठीक है। तो यहाँ पर 31/1/18 को 31/1/18 को अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, हाईएस्ट प्राइस, एवरेज प्राइस की लोवेस्ट प्राइस। तो यहाँ पे अपन लेंगे आपकी कौन सी हाईएस्ट प्राइस, तो यहाँ पे अपन लेंगे ये वाली। तो चार्ट बुक में ना यहाँ पे लिख देना, ये जो आपकी चार्ट बुक है उसमें आखिरी में इसको अपडेट कर देना और लिख देना टेक हाईएस्ट प्राइस ऑफ दैट डे, कि उस दिन की आपको कौन सी प्राइस लेनी है, तो हाईएस्ट प्राइस लेनी है। क्वेश्चन बैंक, तो अपन ये वाली प्राइस जो है वो लेने वाले हैं। तो आ जाते हैं अपन सी। अगर अब देखना है कि 112 में आएगा कि 112 में आएगा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखेंगे कि क्या इक्विटी शेयर्स, मतलब 112 एसेट है तो हाँ इक्विटी शेयर है, क्या लिस्टेड है, हाँ है, तो फिर 112 लगा दो और क्या। तो वापस से अपन स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 47। पेज नंबर क्या है आपका, पेज नंबर है 47 का, 48, सॉरी नॉट 47, इलस्ट्रेशन नंबर 48, पेज नंबर है आपका 61। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 फॉर मिस्टर राजन। सोल्ड, यहाँ पे लेना 1000, कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड ऑन 5/4/2025 एट द रेट ऑफ 650 पर शेयर, ठीक है। तो अपन लेंगे FVOC 10,000 इंटू सेल वैल्यू है ₹650 पर शेयर, तो कितना आ जाएगा अपना, तो आपका आ जाएगा 65 लाख, ठीक है। 10,000 इंटू ₹650, माइनस करेंगे अपन ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे निल, तो आपका आ जाएगा नेट कंसीडरेशन दैट इज योर 65 lakhs, माइनस करोगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्या ये एक्वायर्ड है 31/1/18 के पहले, यस, इफ एक्वायर्ड बिफोर 31/1/18, ठीक है। तो आप वैल्यू लोगे फर्स्ट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
सेकंड आप लेने वाले हो ए फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18। बी आप लोगे क्या, सेल वैल्यू, दिस और दिस whichever is lower, this और this whichever is higher। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में शेयर्स खरीदे गए हैं, which is acquired for 100 per share, 100 पर शेयर। तो अगर आप देखोगे तो ₹100 पर शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो थी 300 पर शेयर, और सेल वैल्यू जो है वो है ₹650 पर शेयर। तो विच एवर इज लोअर आपका है ₹300 पर शेयर, और ये विच एवर इज हायर क्या है ₹300 पर शेयर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10,000 शेयर्स इंटू पर शेयर, तो 30 लाख रुपीस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 65 माइनस 30 इज इक्वल टू 35 लैक्स। तो आपका आंसर आएगा 35 लैक्स। अगर अपन इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, टैक्स लाइबिलिटी अगर अपन इसकी निकालते हैं, तो टैक्स लाइबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A will be taxable at the rate of 12.5% above 1,25,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया बेटा क्या, 35 लैक्स माइनस 2.5 लाख माइनस 1,25,000। ठीक है, और इनटू करना है आपको क्या, 12.5%। कि एक तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट माइनस करोगे और दूसरा इसकी एग्जाम्पशन माइनस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 35 लाख माइनस 2.5 लाख माइनस 1,25,000 इंटू 12.5% इज इक्वल टू 3,90,625। तो 3,90,625 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो इंटू 4% इज इक्वल टू 15,625। 15,625 टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4,06,200। मैं आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको डेफिनेटली टैक्स लाइबिलिटी पूछा जाएगा, तो आपको हर क्वेश्चन में निकालोगे तो आपको आइडिया जो है वो क्या होगा, वाइड होगा। ठीक है, तो ये जो हमने किया है वो क्या किया है, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो केटर किया है। अभी अपन जाएंगे सेकेंड वाले पॉइंट। तो आ जाओ क्वेश्चन बैंक में। सोल्ड 1,000 यूनिट्स ऑफ बी म्यूचुअल फंड ऑन 20/4/2025, 50 रुपए। बी म्यूचुअल फंड इज एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। दीज यूनिट्स वर एक्वायर्ड बाय राजन on 15/4/2017 फॉर 10 रुपए पर यूनिट। एसटीटी वॉज पेड ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड 31/1/18 को नेट एसेट वैल्यू बी म्यूचुअल फंड की थी कितनी, 55 रुपए। ठीक है, अब एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ, 31/1/18 की जो वैल्यू लेते हैं ना सर, ये वाली 31/1/18 की जो वैल्यू लेते हैं, तो अगर शेयर्स लिस्टेड हैं तो आप ले लोगे क्या, हाईएस्ट प्राइस, जो अपन लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में लिया हुआ है। ठीक है, और अगर शेयर लिस्टेड नहीं है तो अगर क्या वो यूनिट्स हैं तो आप एनएवी ले लोगे, नेट एसेट वैल्यू। तो म्यूचुअल फंड के केस में आप सर क्या लोगे, तो आप एनएवी ले लोगे। ठीक है, इन केस ऑफ शेयर्स नॉट लिस्टेड ऑन 31/1/18 को लिस्टेड ही थे बट सेल की डेट में वो लिस्टेड है, तो उस केस में आपको ये क्या करना है, इंडेक्सेशन जो है वो करना है, जहां पर आपको CII मैक्सिमम किसका इंटू करना है, 17/18 का इंटू करना और डिवाइड करना है ऑफ द परचेज ईयर। ठीक है, तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है सेकेंड पेज में आपकी चार्ट बुक के। क्वेश्चन बैंक हो गया।
तो अब आ जाते हैं अपन अपनी आंसर बुक में पॉइंट सेकंड वाला। तो सेकंड वाले पॉइंट में अपन हेडिंग क्या डालेंगे, 1000 यूनिट्स ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ बी म्यूचुअल फंड at the rate of ₹50 each। अब सबसे पहले अपन लेंगे FVOC, तो 1000 यूनिट्स इंटू ₹50 ईच, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 50,000। माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो उस केस में आपका आ जाएगा नील। तो आपका आंसर आएगा FVOC माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू नील। अब आपका आंसर आएगा, क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा नेट कंसिडरेशन। 50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर एक्वायर्ड है 31/1/18 के पहले, तो वापस से अपन वही ले लेंगे। तो एक्वायर्ड है ऑब्वियसली 15/4/2017 को। इफ एक्वायर्ड बिफोर, इफ एक्वायर्ड अप टू, इट एक्वायर्ड अप टू 31/1/18, तो अपन यहाँ पे लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेकंड में अपन लेंगे ए में फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18, और बी अपन लेंगे क्या, सेल वैल्यू। तो दिस और दिस विच एवर इज लोअर, और दिस विच एवर इज हायर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका आ गया है क्या, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका आया है, कितने में खरीदे थे, 10 रुपए में खरीदे थे, 10 रुपए पर ₹10 पर यूनिट। 31/1/18 को कितना हो जाएगा, 31/1/18 को आएगा आपका, और सेल वैल्यू ना ये, तो 31/1/18 को आपका वैल्यू आएगा कितना, 31/1/18 को वैल्यू है 55 पर यूनिट, और सेल वैल्यू है आपकी 50 पर यूनिट। तो ये और ये विच एवर इज लोअर कितना, 50, ये विच एवर इज 50, तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 1000 इंटू 50 ईच, तो आपका आ जाएगा कितना, 50,000। तो अपन ये माइनस कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इज इक्वल्स टू नील। अगर आप देखोगे तो 31/1/18 की वैल्यू ज्यादा है और सेल वैल्यू जो है वो कम है, उस वजह से आंसर क्या आ रहा है, नील। आई होप आई एम क्लियर। आंसर नील, टैक्स लायबिलिटी नील। अगर ये हो चुका है तो अपन अब मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोलता है ये, सोल्ड 100 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड और 25/4/25 फॉर 250 पर शेयर। तो सी लिमिटेड इज अनलिस्टेड कंपनी, क्या 112A लगेगा, नहीं लगेगा। शेयर्स वर इशूड बाय द कंपनी एज बोनस ऑन 30/9/1998, बोनस शेयर्स हैं और 30/9/1998 को इशू है। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2021 50 पर शेयर। क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑफ कैपिटल गेन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टैक्स ऑन सच गेन फॉर असेसमेंट डेट 26/27, assuming that other income of Rajan exceed the maximum amount not chargeable to tax, ignore surcharge and cess, and is shifted out of default tax regime and paid tax in the optional tax regime। See, अब ना क्वेश्चन में क्या बोला था कि अज्यूम करना है आपको कि जो दूसरी है वो जो अदर इनकम है
एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट, हाँ, कि जो अदर इनकम है वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट को क्या कर रही है, एग्जॉस्ट कर रही है। बट हमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है, हमने बेसिक एग्जामिशन लिमिट को भी यही क्लेम किया है, अज्यूमिंग देयर इज नो अदर इनकम। तो हमने जो टैक्स लाइबिलिटी निकाली है ना, वो निकाली है अज्यूमिंग देयर इज नो अदर इनकम। यहाँ पे ये वाली जो फर्स्ट केस की टैक्स लाइबिलिटी है ना, उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये वाला जो आंसर है आपका, अज्यूमिंग देयर इज नो अदर इनकम। अब थर्ड केस क्या है, सोल्ड 100 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड ऑन 25 एट द रेट ऑफ 250 पर शेयर। ठीक है, अब सी लिमिटेड क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है मतलब 112 लगेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन लेंगे क्या, तो अपन लेंगे FVOC। तो यहां पर अपन लेंगे सर क्या, FVOC। अब FVOC जो FVOC जो है वो क्या है, तो FVOC आपका आएगा 100 शेयर है इंटू 250 पर शेयर, 25,000 लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, नील, नेट कंसिडरेशन is 25,000 less cost of acquisition 50 into 10, क्योंकि 50 रुपए 50 इंटू 100 सॉरी, तो आपका हो जाएगा, नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दैट डेट वॉज 50 रुपए, 50 रुपए इंटू 100 शेयर है ना, तो 50 इंटू 100 तो 5,000 होगा। तो 5,000 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कितना हो गया बेटा आपका, 20,000। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपका हो गया है 35,20,000। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है क्या, कैपिटल गेन भी निकालना है और टैक्स ऑन कैपिटल गेन भी निकालना है बेटा टोटल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे अपन लोगों ने जो निकाला है ना, वो आप लोग के सिखाने के पर्पस के लिए मैंने इंडिविजुअली निकाल दिया था कि कैसे निकालते हैं, जैसे हर क्वेश्चन में निकाल देते थे। बट अभी फर्स्ट वाले का कैपिटल गेन 35 लाख है, सेकंड वाले का 0 है, थर्ड वाले का है 20,000, टोटल होगा 35,20,000। अब इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कौन सा वाला है, 35 लाख। 35 लाख में से मैं माइनस करूंगी 1,25,000। मैं बेसिक एग्जामिशन लिमिट माइनस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बोल रहा है कि वो अदर इनकम में एडजस्ट हो जाएगा। तो इंटू 4%, सॉरी 4% नहीं, इंटू 12.5% इज इक्वल्स टू कितना, तो 35 लाख माइनस 1,30,000 इंटू 12.5% इज इक्वल्स टू 4,21,875। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। तो 112 में आपका आंसर कितना था, 20,000। तो 20,000 इंटू 12.5% कितना हो जाएगा आपका आंसर, 20,000 इंटू 12.5% इज इक्वल टू 2,500। ये दोनों
दोनों को टोटल कर देंगे प्लस 4,21,875, 4,21,875 इज इक्वल्स टू 4,24,375, 4,24,375 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इंटू 4%, तो यह कितना है 16,975 प्लस इक्वल्स टू 4,41,350, दैट इज योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी है 4,41,350। दिस इज योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी। एक बार रीचेक कर लो आप भी। So this is your illustration number 48. Now come to question back. Come to illustration number 49, which is very interesting and increase your knowledge as well. ठीक है, अब क्या बोलता है illustration number 49. Mr. Govin purchased 600 shares of Y Limited at the rate of 130 per share on 25 February 1980. ठीक है, Y Limited issued him 1200 bonus share on 20 February 1985. ठीक है, तो परचेज ये है, ठीक है, इशू नेक्स्ट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 1/4/2001 इज 900 रुपए पर शेयर एंड 2000 पर शेयर एज ऑन 31/1/18. ऑन 31/1/2025 he converted 1000 shares into stock in trade. The shares were traded at Mumbai Stock Exchange at a due date at a high of 2200 रुपए पर शेयर and closed at 2100 रुपए पर शेयर. ठीक है, कि उस दिन पे 2200 रुपए पर शेयर हाई था और क्लोज हुआ है 2100 रुपए पर शेयर में. On 7 जुलाई 2025 Mr. Govind sold all 1800 per share at 2400 रुपए पर शेयर at Mumbai Stock Exchange and security transaction tax was paid. Compute the total income of Govind for assessment year 26-27. क्या निकालनी है बेटा आपको टोटल इनकम ऑफ गोविंद. ठीक है, आप चाहे तो क्वेश्चन को वापस से रीड कर सकते हो कि 600 उसने शेयर खरीदा था और 1200 बोनस शेयर्स मिले थे. तो 600 शेयर्स खरीदे गए थे और 1200 बोनस शेयर्स मिले थे. क्या बोलते हैं, तो टोटल कितना हो गया 600, 1200, 1800 और 1800 पूरा का पूरा बेच रहा है वो. ठीक है, तो इसके लिए अपने को टाइमलाइन भी बनाना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 49, illustration number 49. Illustration number 49, page number is your 61. Computation of total income of Govind for assessment year 26-27. आई थिंक हर क्वेश्चन के यहां तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब एक टाइमलाइन मैं आप लोग को बता के डिस्कस करवाना चाहूंगी. ब्लैक कर लेते हैं. सबसे पहले बोलता है 600 शेयर्स खरीदे गए थे 26 फरवरी 1980 में. तो ये है आपका
26 फरवरी 1980 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹130 ईच। ये परचेज था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका ड्यू डेट है 20 फरवरी, तो 20 फरवरी 1985 को हमको मिले हैं बोनस शेयर 1200 बोनस शेयर्स मिले। द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज 900। तो 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू है आपकी 900 रुपए, और 31/1/18 को आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है 2000 पर शेयर, ठीक है। एंड 31/1/2025, ओके, करेंट ईयर 31/1/2025 को कन्वर्टेड 1000 शेयर्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, 1000 शेयर्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। एंड शेयर्स वर ट्रेडेड मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एट अ हाई ऑफ 2200 पर शेयर, क्लोज्ड एट 2100, ठीक है। तो इस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू क्या लोगे? 31/1/2025 का हाई वैल्यू जो है वो अपन क्या लेंगे? तो यहाँ पर अपन 31/1/18 की बात नहीं चल रही, यहाँ पे बात चल रही 31/1/25 की, जिस दिन में कन्वर्जन हुआ। तो कन्वर्जन के डे का ना हम क्लोजिंग प्राइस लेते हैं। कौन सा प्राइस लेते हैं? क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस है इसका 2100 रुपए पर शेयर। मतलब जिस दिन में उसने कन्वर्ट किया था उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लोगे तो वो आएगा आपका 2100 रुपए पर शेयर, ठीक है। अब सेल भी हो गया सर, तो सेल कब हुआ है? तो सेल हुआ है हमारा 7 जुलाई को, 7 जुलाई 2025, ये करंट ईयर, ये ईयर बिफोर करंट ईयर, 7 जुलाई 2025 को क्या बोलते हैं, सोल्ड ऑल द शेयर्स, 2400 ट्रांजैक्शन पे दिया, तो ₹2400 उसकी थी फेयर मार्केट सेल वैल्यू, और उसमें 1800 शेयर्स पूरे बेच दिए, ठीक है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूंगी। ठीक है। अब 26 फरवरी को 600 शेयर्स खरीदे, और बोनस शेयर है 1200, और फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 1/4/2001 को थी 900, 31/1/18 को थी ये। स्टॉक कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो इस दिन तक जो है वो अपन क्या ट्रीट करेंगे? इस दिन को अपन, इस दिन तक अपन ट्रीट करेंगे कैपिटल एसेट, और इसके बाद अपन ट्रीट करेंगे क्या? पीजीबीपी। ये किसके लिए है? 1000 शेयर्स, कि 1000 शेयर्स को अपन इस दिन तक ट्रीट करेंगे कैपिटल एसेट, और इसके बाद ट्रीट करेंगे पीजीबीपी। और जो 800 शेयर्स है उसको अपन हमेशा ट्रीट करेंगे क्या? कैपिटल एसेट, ठीक है। तो ये 1000 शेयर्स में अपना दोनों निकलेगा, 1000 शेयर्स में कैपिटल गेन भी निकलेगा और पीजीबीपी भी निकलेगा, और 800 शेयर्स में सिर्फ क्या निकलेगा? कैपिटल गेन निकलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले अपन निकाल लेते 1000 शेयर्स का। फॉर 1000 शेयर्स, for 1000 shares held as capital asset, for first, for 1000 shares held as capital asset, held 1000 shares held as capital asset, and then converted into stock in trade, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगी? FVOC। तो FVOC ऑन द डेट ऑफ
तो 1000 शेयर्स इंटू 2100 रुपये था, तो 2100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 21 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो है वो नहीं दिए गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ एक्वायर्ड बिफोर 31/1/18, ठीक है, क्या 31/1/18 से पहले एक्वायर हुआ है। सी, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे हैं। तो इफ एक्वायर्ड बिफोर 31/1/18, तो इफ, तो यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फर्स्ट है आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेकंड का ए अपन लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/18, और दूसरा अपन लेंगे क्या, सेल वैल्यू, विचएवर इज लोअर विचएवर इज हायर, ठीक है। अब यहां पर अपने को लेना है क्या बेटा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। हमारे पास क्या है, 1000 शेयर्स है, ध्यान से देखना। अब 1000 शेयर्स में से 600 शेयर ये वाले हैं, 400 शेयर ये वाले हैं, या तो 1000 शेयर ये वाले हैं। तो या तो अपने को इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेना पड़ेगा, या तो अपन इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, किसी के भी कॉम्बिनेशन से ले सकते हैं। बट अगर ये क्या है बेटा, आपके ओरिजिनल शेयर्स, ओरिजिनल शेयर, और ये क्या है आपके बोनस शेयर। तो ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, अगर आपने 1/4/2001 से पहले एक्वायर किया है, तो परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ठीक है। तो 130 और 900, हायर कौन सा है, 900, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, 900। बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, तो अगर वो 1/4/2001 से पहले एक्वायर हुआ है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, फेयर मार्केट वैल्यू 900। तो ये तो अच्छा हो गया ना, चाहे मैं ओरिजिनल शेयर लूं चाहे मैं बोनस शेयर लूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी भी 900 इसकी भी 900। तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या आएगी, 900। फेयर मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 2000। सेल वैल्यू कितना है, 2100 रुपए। तो विच एवर इज लोअर कितना आएगा, 2000, विच एवर इज हायर कितना आएगा, 2000। तो यहाँ पे अपन 1000 पर शेयर इंटू 2000 शेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 लाख। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 लाख रुपीज, ठीक है। फिर सेकंड मैं निकालूंगी क्या, फॉर शेयर्स, फॉर 1000 शेयर्स, फॉर 1000 शेयर्स कन्वर्टेड, कन्वर्टेड, एक मिनट, कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जब स्टॉक इन ट्रेड में बना लियो तो कहाँ टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में। तो पीजीबीपी में सबसे पहले क्या लेते हैं सब अपन, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू अगर आप ले रहे हैं तो 1000 पर शेयर इनटू, ठीक है, सेल वैल्यू अगर अपन ले रहे हैं तो 1000 शेयर इनटू 2400 रुपए पर शेयर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000 इंटू 2400, 24 लाख रुपए, माइनस एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के दिन भैया कितनी थी, तो एफएमवी थी आपकी 21 लाख, तो यहाँ पर आप ले लोगे कितना, 21 लाख, माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा पीजीबीपी 24 - 1 इज इक्वल टू 3 लाख। वन थाउजेंड शेयर ये हो गया, ये हो गया, अब थर्ड, फॉर 800 शेयर्स हेल्ड एज कैपिटल एसेट, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला आ जाएगा FVOC 800 शेयर्स इंटू 2400 रुपए पर शेयर इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो 800 इंटू 2400,
800 इंटू 2400 इज इक्वल टू 19,20,000 माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका था फर्स्ट वही जो अपना पहले आया था, तो ये वाले केस में आया था, कितना है आपका 2,000 रुपए पर शेयर। तो यहाँ पर आपका आएगा 1,000 पर शेयर इंटू 2,000। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, एक मिनट, 1,000 क्यों ले रही है, यहाँ पर ले 800, 800 शेयर इंटू 2,000, तो यहाँ पर कितना आ गया 14 लाख, 16 लाख, 16 लाख, 19 लाख भी तो 3,20,000, हाँ 3,20,000, 3,20,000 आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। टोटल टोटल आ चुका है आपका 7,20,000। 7,20,000 कैसा है, तो 3,20,000 आया इसका 800 शेयर्स का, और ये जो 1,000 शेयर्स कन्वर्ट हुआ है उसका पहले हमने निकाला है कैपिटल गेन और फिर निकाला है उसका क्या, पीजीबीपी। तो 3 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 4 लाख। तो टोटल इनकम आ गई आपकी, यहाँ पे लिख देते टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 7,20,000। So illustration number 49 is over. Now let's go to illustration 50. पेज नंबर लिख लेते हैं, क्या है हमारा 61। इलस्ट्रेशन नंबर 50 क्या बोलता है, ये बोलता है सर अभय परचेज 1,000 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 100 पर शेयर। ठीक है, तो एक तो 1,000 लिस्टेड इक्विटी शेयर है, 10 ईच 100 रुपए में खरीदा है फ्रॉम अ ब्रोकर ऑन 4th May 2040। He paid 3,000 as brokerage. On 15 March 2025, he was given bonus share by the company on the basis of 1 share for every 2 share held. 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिला है। तो दिस इज द डिटेल ऑफ बोनस। 15 मार्च 25 को उसको बोनस मिला है। On the same date, he was also given a right to acquire 1,000 shares at 90 per share. ठीक है, तो इसको मिला है, राइट भी मिल गया है। तो ऑन द सेम डेट उसको कंपनी से राइट शेयर को ऑफर मिल चुका, मतलब राइट एंटाइटलमेंट मिल गया। He acquired 50% of share offered and sold the balance 50% of the entitlement at a sum of 67,500. Very nice कि उसने राइट शेयर भी रख लिया है, 50% का राइट ले लिया है और 50% जो है वो क्या कर दिया है, बेच दिया है। The right shares were allotted to him on 30 April and all the shares were sold by him on 24 अप्रैल 25 पर 280 पर शेयर। सबको उठा के बेच दिया उसने, कब तो बेचा उसने, क्या बोलते हैं, 24 सितंबर को 280 पर शेयर में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या है बेटा, सब 112A है। ठीक है, कंप्यूट कैपिटल गेन, कैपिटल गेन भी निकालना है, टैक्स भी निकालना है। अज्यूमिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज की इनकम कितनी है, 5 लाख। ये शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। एफएमवी एज ऑन 1/18 इज 150 पर शेयर। ठीक है, आप चाहे तो क्वेश्चन को बार फिर वापस से रीड कर सकते हैं, करना ही चाहिए। आपके पास एक है क्या, ओरिजिनल शेयर जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग है, एक है बोनस शेयर जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग है, एक है राइट शेयर जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग है, और एक है राइट एंटाइटलमेंट जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबको अपना अपना कॉलम बनानी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 कॉलम बनानी है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 50, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन एंड टैक्स लायबिलिटी। बार बार टैक्स लायबिलिटी क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हम लिखेंगे ऊपर में टैक्स लायबिलिटी भी।
फर्स्ट वाला है अपना ओरिजिनल शेयर, दूसरा है अपना बोनस शेयर, तीसरा है अपना राइट शेयर और चौथा है अपना राइट एंटाइटलमेंट। ठीक है, चार चीज के आपने चार कॉलम बना लिए। अब अपन क्या लेंगे, अब अपन लेंगे क्या, एफवीओसी। तो एफवीओसी 1000 शेयर्स, तो वन नहीं सॉरी 1000 नहीं, कितने 1000 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पे अपने को यूनिट भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर है अपने 1000 शेयर्स। बोनस शेयर्स कितने मिले हैं आपको, तो बोनस आपको मिले हैं 500 शेयर, 2:1 का रेशियो है। राइट शेयर, तो इनसे राइट, एक बार 1000 राइट, 1000 राइट मिला था इसमें 15, तो 500 शेयर और 500 राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका वो बोलता है कंप्यूटर कैपिटल गेन, और सो ऑल पर 24 है 240 में 280 पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,80,000। यहाँ पर आपका आएगा 500 इंटू 280 इज इक्वल्स टू 1,40,000। यहाँ पर भी आएगा 1,40,000 और 500 राइट है ना, तो ये 67,500 में बेचा, ये प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एफओसी का प्राइस था जो हमने ले लिया यहाँ पर, और ये इंटू कर दिया है, तो ये इंटू कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो माइनस करेंगे अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखें तो ओरिजिनल शेयर की, क्या हमने 2001 से पहले एक्वायर किया है, नहीं 2001 के बाद, तो एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, तो 100 पर शेयर है, तो 100 पर शेयर इंटू दिस, 100 पर शेयर इंटू 1000, तो कितना हो गया, तो हो गया आपका 100 पर शेयर, तो है नहीं 100 पर शेयर, और 31 एक 18 को कितनी 150 पर शेयर है ना, और बोनस में भी लगेगा और उसमें भी लगेगा, तो इसको अपने को लेना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेकेंड अपन लेंगे क्या, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 150। बी क्या है आपका, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू आपकी कितनी है, 280 रुपए पर शेयर। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट वाले केस में कितनी है, 100 रुपए, सेकेंड वाले केस में बोनस शेयर में क्या है, नील, थर्ड वाले केस में राइट शेयर में है कितना, 90 ना, और लास्ट वाले में आपका आ जाएगा नील। ठीक है, अब इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, तो इन दोनों में से विच एवर इज लोअर कौन सा है, 150। अब 150 में से क्या कोई भी हायर है, नहीं ना, 100 हायर है, नील हायर नहीं है, तो वैसे भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया, 150 पर शेयर। तो 100 1000 इंटू 150, 1,50,000, ये माइनस करेंगे। बोनस शेयर आपका 500, 500 इंटू 150, 500 इंटू 150 कितना आ गया, 75,000, 75,000 यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे 75,000, और एक मिनट, हाँ 15 मार्च was given bonus share company basis same duty was also given a right to acquire 1000। 15 मार्च 25 को दिया है और सेल हो रहा है 24 सितंबर 2025 को। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि ये बोनस शेयर, ये और ये, तो ये जो है ना, बोनस शेयर जो है वो 15 मार्च 2025 को मिला है और हमने सेल किया 24 सितंबर, तो ये जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, और ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगता है, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, नील, तो अपने को नील वाला पोर्शन जो है बस वही लेना है। और राइट शेयर में क्या होता है, जो राइट एक्चुअल में एक्वायर्ड होता है, तो राइट एक्वायर्ड आपको कितना के 90, तो आपका 90 रुपए इंटू 500, तो आपका कितना हो जाएगा 45,000, और इसका क्या होता है, नील। जब आप माइनस करोगे तो जो आपका कैपिटल गेन आएगा
ये आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। 2,80,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल्स टू 1,30,000। 1,40,000 ये जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कितना हो गया आपका 111A में 1,40,000। फिर ये जो है वो आपका शॉर्ट टर्म, हाँ ये भी शॉर्ट टर्म है, तो ये आपका हो जाएगा 1,40 माइनस 45, 1,40,000 माइनस 45,000 95,000, तो 95,000 आपका ये आ जाएगा। और राइट एंटाइटलमेंट भी क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ये आपका आ जाएगा 67,500। अलग अलग लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका टैक्सेशन अलग है, इन लोग का टैक्सेशन अलग है, और इसका टैक्सेशन जो है वो अलग है। ठीक है। और प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ये लॉन्ग टर्म है, तो इसकी जाएगी किसके हिसाब से, 112A के हिसाब से, तो वो हमने निकाल दिया। ये शॉर्ट टर्म है, इसकी जाएगी 111A के हिसाब से, तो इसका निल होता है, और इसका आपका है 90 रुपीज पर शेयर। तो 90 इंटू 500 किया हम लोग ने, 90 इंटू 500, 45,000 माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 95,000। ठीक है। तो 111A का जो आंसर है वो आ जाएगा 1,40,000 प्लस 95,000 इज इक्वल टू 2,35,000, अच्छा 1,30,000। तो यहाँ पे अपन लेंगे क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इज इक्वल्स टू कितना है, 1,30,000। 1,30,000 112A का कितना है, 1,30,000। और लॉन्ग टर्म कैपिटल है 1,30,000 माइनस 1,25,000 माइनस 1,25,000 इंटू 12.5%, हमारा टैक्स कितना आ जाएगा, 1,30,000 टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी हमारी 1,05,000 इंटू 5,000 इंटू 12.5% इज इक्वल टू कितना, 625। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इन दोनों को ऐड करना है, 1,40 प्लस 95, 1,40,000 प्लस 95,000 इंटू 12 पॉइंट नहीं इंटू 20%, तो आपका आ जाएगा 1,40,000 प्लस 95,000 इंटू 20% इज इक्वल टू 47,000, तो 47,000 ले लेंगे। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर वाला जो है वो है 67,500 प्लस अदर इनकम जो है क्वेश्चन में दी गई है वो है आपकी 5,40,000, तो 5,40,000 प्लस 5,40,000 प्लस 67,500 माइनस 2.5 लाख, तो आ गया आपका 357,500 माइनस 2.5 लाख हो गया है, माइनस 2.5 लाख और कर देते हैं, फिर इंटू 20% प्लस 12,500 इज इक्वल टू 34,000। स्लैब रेट से आपका टैक्स आया 34,000 प्लस 47,000 प्लस 625 इज इक्वल टू 81,625 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इज इक्वल टू 3,265 is equals to 84,890। 84,890, तो ये आपका आ चुका है। ठीक है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 84,890। टोटल इनकम अगर पूछेगा तो यहाँ पर अपन अदर इनकम भी ऐड कर देंगे, तो अदर इनकम क्वेश्चन में दी हुई कितनी, 5,40,000। ठीक है। तो टोटल इनकम आ जाएगी आपकी, ये सबको ऐड कर देना है, 1,30,000 प्लस 1,40,000 प्लस 95,000 प्लस 67,500 प्लस 5,40,000 इज इक्वल टू 9,70,000। वापस से करूँ तो 1,30,000 प्लस 1,40,000 प्लस 95,000 प्लस
दिस इज 7,500 प्लस 5,40,000। तो आपका आंसर आएगा 8,47,500। यहाँ पे जब आप, तो आपका आंसर आएगा कितना, 8,47,000, नहीं 8,47,000 नहीं, टोटल इनकम आपकी आएगी कितनी, तो आएगी 9,72,000, 9,72,500, और ये आएगा आपका, ठीक है, तो 9,72,500 एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप आई एम क्लियर। ओके, अब अभी तक अपन लोगों ने क्या कर लिया है, तो जो शेयर सिक्योरिटी का टॉपिक जो है ना वो अपन लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आई होप कि आप लोग को अब क्या बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं, टैक्सेशन भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बचा क्या है हमारे पास, मतलब कौन से क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो मिसलेनियस वाला टॉपिक जो है वो हमारा बचा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग को एक क्लास जो है वो और लगेगी, प्लस अभी जो छोटे छोटे टॉपिक है हम चाहते हैं कि हम उनको कवर करने की कोशिश करें, तो उसमें एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, रिवर्स मॉर्गेज, ठीक है। रिवर्स मॉर्गेज में एक बार शॉर्ट में आप लोग को याद दिला देती हूँ कि क्या होता है, कि अगर कोई क्या है बेटा सीनियर सिटीजन है, ठीक है, अगर कोई क्या है सीनियर सिटीजन है और उसके पास क्या है एक घर है और उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो वो किसके पास जाता है, बैंक के पास जाता है और क्या करता है, मॉर्गेज करता है, मॉर्गेज कर देता है, क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है और उसके बदले जो है वो एक लोन ले लेता है। अब ये जो लोन है वो मंथली इनकम भी हो सकती है या तो फिर वो लमसम इनकम भी हो सकती है, लमसम इनकम भी ले सकता है, तो वो उसके पास ऑप्शन है। तो सी, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू बैंक, यहाँ पर हम बैंक को अभी क्या कर रहे हैं, अपना एसेट जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं एज अ मॉर्गेज, ठीक है, तो ये एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, दिस इज एग्जाम, दिस इज नॉट अ ट्रांसफर एज पर सेक्शन 47, ठीक है। और ये जो लोन है वो भी क्या है, इनकम जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, क्योंकि दिस इज नॉट एन इनकम, मतलब लोन लेना इज नॉट एन इनकम। अब व्हाट अबाउट रीपेमेंट, तो रीपेमेंट जो है ना वो दो लोग कर सकते हैं, रीपेमेंट की अगर मैं बात करूं तो रीपेमेंट जो है वो दो लोग करेंगे, या तो सीनियर सिटीजन खुद करेगा या तो उसके लीगल हेयर करेंगे, ठीक है। अब पहली बात तो रीपेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर रीपेमेंट हुआ ही नहीं तो क्या होगा, अगर रीपेमेंट गैस हो गया तो क्या, ये भी एक केस है ना, कि रीपेमेंट हो गया तो क्या होगा और रीपेमेंट नहीं हुआ, कोई रीपेमेंट नहीं कर रहा है तो क्या होगा। अगर कोई रीपेमेंट नहीं कर रहा है तो बैंक जो है वो सेल कर देगी किसको, हाउस प्रॉपर्टी को, ठीक है, और कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड ऑफ सीनियर सिटीजन या तो फिर लीगल हेयर, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि रीपेमेंट के टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल पैसा नहीं मिला तो बैंक प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, और जब बैंक प्रॉपर्टी सेल करेगी तो कैपिटल गेन अराइज होगा, और वो किसके हाथ में लगेगा, शेयर होल्डर के, लीगल हेयर के हाथ में। शेयर होल्डर के हाथ में क्यों, कि अब हमने इसको ट्रांसफर मानना है, कि अब एक्चुअल में एसेट बिक चुकी है और अब आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना है, तो बैंक जो है वो जितना पैसा उनका लेने का रहेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो ले लेगी, बचा हुआ पैसा सेल करने के बाद किसको देना पड़ता है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको देना पड़ता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल रीपेमेंट है तो फिर ठीक है, रीपेमेंट कर देंगे और इन लोग घर जो है वापस ले लेंगे, ठीक है, तो उस केस में फिर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो यहां पर अगर रीपेमेंट हो गया तो नो कैपिटल गेन। तो दिस इज योर क्या बोलते हैं, रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट, रिवर्स मॉर्गेज। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 43 क्या बोलता है ये, मिस्टर अभिक्स फादर हु इज अ सीनियर सिटीजन, अभिक के पापा सीनियर सिटीजन है, हैज प्लेज्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस टू बैंक, उसने उन्होंने अपना घर जो है वो प्लेज किया हुआ है बैंक को, ठीक है, प्लेज, हाँ,
अंडर अ नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, जो नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम है उसने अपना प्लेज जो है घर दे दिया बैंक को। ही वॉज गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इन मंथली इंस्टॉलमेंट, उनको क्या मिला है, लोन मिला है बैंक की तरफ से, जो कि किसमें, मंथली इंस्टॉलमेंट में। Abhik's father did not repay the loan maturity and given the possession to house to bank to discharge the loan. How will the treatment of long term capital gain made on such reverse charge? तो सी, सीनियर सिटीजन कौन है, अभी के फादर है, और ये क्या है, बैंक है। अब बैंक जो है वो प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सेल कर रही है किसी थर्ड पर्सन को। जब यहां से यहां तक घर ट्रांसफर हुआ तो क्या वो ट्रांसफर है, नहीं, लेकिन जब यहां से सेल हुआ तो क्या वो ट्रांसफर है, जी हाँ। तो यहाँ पर कैपिटल गेन लग जाएगा, और कैपिटल गेन किसके हाथ में लगेगा, तो वो अभी के फादर के हाथ में लगेगा, अज्यूमिंग कि वो अभी प्रेजेंट है, अलाइव है वो। अभी के फादर जो है वो अलाइव है इसलिए उनके हाथ में लग रहा है, अगर वो अलाइव नहीं होते तो अभी के हाथ में लग जाता। ठीक है, नेक्स्ट, सचिन रिसीव 15 लाख ऑन 23 जनवरी 26 on transfer of his residential building in transaction of reverse mortgage under scheme notified by central government। सचिन को 15 लाख रुपए मिले, इसने लमसम लिया है, और ये पहले वाले केस में इन लोगों ने क्या लिया था, मंथली लिया था। ठीक है, अब सचिन ने लमसम पैसा लिया है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में। द बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड इन मार्च 1992, बहुत पहले खरीदा था, फॉर ₹8 लाख। इस अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिवर्स मॉर्गेज चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ सचिन अंडर द कैपिटल गेन। नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि ये ट्रांसफर नहीं है और कैपिटल गेन जो है वो नहीं लगेगा। ये बोल रहा है कि क्या घर ट्रांसफर करना कैपिटल गेन है, तो नहीं है। कैपिटल एसेट है, नहीं नहीं, कैपिटल एसेट ठीक है, बट क्या ट्रांसफर है, नहीं, ट्रांसफर नहीं है, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आई होप ये बहुत इजी ट्रांजैक्शन है, आप इसको रीड करके बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या क्या है, तो हमारे पास एक तो ये एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 के पूरे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, वो बचे हुए हैं, प्लस उससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हो चुके हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें बची हुई है। क्या क्या दो चीजें बची हुई है, तो हमारे पास एक तो बचा हुआ है ये जो एग्जेम्पशन के क्वेश्चंस है वो बचे हुए हैं, और दूसरा हमारे पास बचा हुआ है क्या, मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 37 में, क्या बोलता है ये, 54 ईसी, ईसी कौन सा था, वो इलेक्ट्रिफिकेशन एंड कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स वाला था। ठीक है, एक्स ट्रांसफर द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, एक लैंड कर रहा है और दूसरा कमर्शियल हाउस कर रहा है। तो क्या एग्जेम्पशन मिलेगी, मिल सकती है, क्योंकि 54 ईसी क्या बोलता है कि लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, बोथ और बोथ हो सकता है, उसको आप ट्रांसफर करके क्या पैसा किस में लगा रहे हो, बॉन्ड्स में लगा रहे हो। ठीक है, ट्रांसफर कब हुआ है, 3 अप्रैल 25 को, ये 5 नवंबर 25 को। एफईओसी 95 लाख, इधर 65 लाख, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 और 20। इन्वेस्टमेंट इन एनएचआई आरईसीएल इस 40 लाख 1/9 को हुआ है, 40 लाख 1/4/26 को हुआ है। फाइंड आउट द एग्जेम्पशन अंडर 54 ईसी चार्जेबल अंडर द कैपिटल गेन। पूछ रहा है एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहली बात तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितने की मिलती है, 50 लाख की मिलती है। इन्वेस्टमेंट कब तक हो जाना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। तो अगर मैं 3 अप्रैल से 6 महीने काउंट करना शुरू करूंगी तो कौन से महीने में जाएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर तक होना था, तो 3 अक्टूबर से पहले ही हो गया ना, 3 अक्टूबर 2025 से पहले ही हो चुका है, तो ये 40 लाख जो है वो मिल जाएगा पूरा। अब 5 नवंबर 2025 से 6 महीना देखते हैं, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो 5 मई, तो 1 अप्रैल को हो गया, तो ये भी 5 मई 2025 को 26 को कंप्लीट होता है, तो 6 महीने के अंदर है, बट मैक्सिमम कितना मिलता है, 50 लाख, तो 10 लाख ऊपर मिल चुका है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 40 ऊपर मिल चुका है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 10, तो मैक्सिमम आपको कितने की एग्जाम्पशन मिलेगी, 50 लाख। फाइंड आउट द एग्जाम्पशन अंडर 54 ईसी, एग्जाम्पशन हमने निकाल लिए, मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितने मिलती है, 50 लाख रुपए की मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 तो ऐसे ही बहुत ईजी था, वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं किसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 38 में। ना, नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 39।
8 क्या बोलता है ये? सलमान एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस इन जनवरी 2002। ठीक है, सलमान ने एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदा जनवरी 2002 में फॉर ₹10 लाख एंड मेड सम इम्प्रूवमेंट बाय वे ऑफ एडिशनल कंस्ट्रक्शन टू द हाउस incurring an expenditure of 2 lakh in October 2004. He sold the house property in June 2025 for rupees 75 lakh. The value of property adopted was 88 lakh by the State Stamp Valuation Authority for registration purpose. तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी लिए हैं? तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिए आपकी 88 लाख. He acquired a residential house in January 2025 फॉर ₹25 लाख. तो उसमें परचेज किया है. तो ये जो है वो तो इन्वेस्टमेंट का डिटेल है, इसको कर दो एक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस. एंड डिपॉजिटेड 20 लाख इन कैपिटल गेन बॉन्ड्स इशूड बाय एनएचएआई इन जून 2026. अब कंप्यूट कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27. व्हाट वुड बी द टैक्स कॉन्सिक्वेंस इन which assessment year it would be taxable? House property acquired in January will be sold for 40 लाख in December 2026. कि बेच देंगे तो क्या होगा? ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ, सीधा सीधा आपको सोल्यूशन बता रही हूँ कि आंसर जो है वो क्या होगा. सबसे पहले अपन आ जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर है आपका 38. 38. सबसे पहले बात करेंगे FVOC 26-27 में टैक्सेबल होगा. कितने में बिक रही है प्रॉपर्टी? तो 75 लाख में बिक रही है. द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अडॉप्टेड वाज 88 लाख बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी. और बस, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 88 लाख. तो ये बोल रहा है अगर SDV जो है वो ज्यादा है 110% ऑफ सेल वैल्यू से, तो अपन SDV ले लेंगे. SDV कितनी है? 88 lakhs मोर देन 110% ऑफ 75 lakhs. तो 75 लाख इंटू 110%, 82,50,000 और 88 लाख. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या ये ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है. तो अपन क्या ले लेंगे? 88 lakhs क्या ले लेंगे? FVOC. ठीक है, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अगर अपन बात करें तो इसने खरीदा जनवरी 2002 में 10 लाख के लिए. और कुछ बोला है क्या? नहीं. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 10 लाख. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना है आपका? तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 लाख. बस, और कुछ बोला है? नहीं. तो माइनस कर दो 10 लाख और 2 लाख. तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 88 माइनस 12. ₹76 लाख. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 76 लाख माइनस एग्जेम्पशन. तो एग्जेम्पशन, इसने घर खरीदा है जनवरी 2025 में कितने का? 25 लाख का. तो माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54. अंडर सेक्शन घर बेच के घर खरीदा है, 25 लाख रुपए यहाँ माइनस हो जाएगा. माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC. 54 EC. तो 54 EC इज 54 EC में 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है और आपने जून 2026 में किया है, तो 1 साल बाद के 6 महीने के अंदर नहीं किया है, तो इसीलिए हम ले लेंगे 0. 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है. 76 माइनस 25 इज इक्वल टू 51. 51 लाख. तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 51 लाख. तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया आपका? 51 लाख. पूछा गया क्वेश्चन में कैपिटल गेन कितना होगा? 51 लाख. टैक्स कॉन्सिक्वेंस, टैक्स का कॉन्सिक्वेंस क्या? अंडर सेक्शन 112 है ये. तो 112 में अपन क्या करते हैं? 51 लाख
माइनस 2.5 लाख इंटू 12.5% इंटू 1.04, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 51 लाख माइनस 2.5 लाख इंटू 12.5% इंटू 1.04, 6,30,500, 6,30,500, 6,30,500। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि अभी जो आपने ये इन्वेस्टमेंट लिया है, ये वाला जो घर खरीदा है, इसको अगर आप बेच देते हो तो उस केस में क्या होगा? तो अगर आप बेच दोगे तो आपको वापस से कैपिटल गेन लगेगा, और कैपिटल गेन में सबसे पहले आप क्या लोगे? एफवीओसी। तो एफवीओसी जो है वो आपका आ जाएगा उस केस में, कितने में बेचोगे? 40 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 25 लाख माइनस हम लोग पहले कितना कैपिटल गेन एग्जाम्पशन लिए, क्योंकि 3 साल का लॉक इन था, आपने लॉक इन फॉलो नहीं किया और ब्रेक कर दिया, तो 25-25 माइनस 0, कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 40 लाख। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस साल कितना हो जाएगा? 40 लाख। अगर दिसंबर 26 में बेचेंगे मतलब 26, 27, 27, 28, तो असेसमेंट ईयर 27, 28 में कैपिटल गेन हो जाएगा 40 लाख का। ठीक है ना? So now illustration number 39 and illustration number 40 will be your homework, and I hope you will be doing your homework very well. I want every homework in the copy. And illustration number 39 तो आपका नॉर्मल है, 40 जो है वो आपका शेयर सिक्योरिटी वाला कैलकुलेशन है जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। प्लस नोट्स के लिए जो है वो टेलीग्राम चैनल, और मतलब जो मैं ये जो डेली जो नोट्स है, क्वेश्चन जो सॉल्व है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिया गया। एंड आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द लेक्चर, और आपके कोई भी सजेशन है तो वीडियो के नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।